नमस्कार। आपका स्वागत है हरकारा डीप डाइव पर। और हम लोग बिहार के चुनाव के नतीजों के दूसरे दिन अगले दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं। आज शनिवार है और मेरे साथ कामायनी हैं जो अररिया में समाज सेवा का काम करती हैं और वहाँ पे काफ़ी सक्रिय रही हैं। अ, इस पूरे आंदोलन के साथ भी जो एसआईआर के खिलाफ लड़ा गया, योगेंद्र जी के साथ और क्या बोलते हैं और साथियों के साथ। तो और कामायनी से बात करने का की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि वो महिलाओं के साथ काफ़ी काम करती हैं। और इस बातचीत का जो मकसद है वो ये समझने का है कि क्या क्या सचमुच जो जिनको 10,000 रुपए दिए गए और उसको लेकर एक सरलीकृत एक नैरेटिव बन रहा है कि जिसमें कि उसी कारण जो है वो जीत गए, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी हुआ था और महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो कामायनी से जो पहला सवाल मैं समझना चाहता हूँ कि वो पहले तो ये कि इस चुनाव के नतीजों को वो किस तरह से देखती हैं। बहुत सारे लोगों को वो एक 20 साल से चल रहे निज़ाम का एक वैलिडेशन है और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक आश्चर्यजनक भी है और लगभग अस्वीकार्य भी है कि वो उसको शायद देखते हैं कि ये तो जो है अनरियल है क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें बहुत सारी। कामयानी, आप कैसे देखती हैं इस चुनाव को, इस उसके इसके नतीजे? हाँ, मैं इस तरह देखती हूँ कि ये आश्चर्यजनक नहीं है कि पर क्योंकि ये एक तरह की लोकतंत्र की क्राइसिस चल रही है जिसके पश्चात हमें सुनाई दे रहे थे। और जब वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी तो इसे बहुत खुलकर कहा जा रहा था। एक लेवल पर इस पे कुछ अंकुश लगा। और जिस तरह का जो पैमाना एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा था उस पर एक तरह की रोक लगी। तो एक लेवल पर ये आश्चर्यजनक नहीं है, बट दूसरे लेवल पर जिस तरह कंटेस्ट किया गया एनडीए और इंडिया गठबंधन द्वारा, उसमें इंडिया गठबंधन बहुत जेन्युइनली इन्वॉल्व लग रहा था। कि अगर हम ये ठीक करें, अगर हम इस तरह से लड़ेंगे, अगर हम वो चीज ठीक कर लेंगे, अगर हम फलां सीट फलां को दे देंगे, अगर हम कास्ट इक्वेशन समझ लेंगे, कार्यकर्ता बना लेंगे, कई सभाएं कर लेंगे। और मैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ तेजस्वी जी को। मतलब ठीक है, हाँ, स्टार प्रचारक के रूप में 190 सभाएं करना अ, कुछ तो दिखाता है, कुछ मेटल तो दिखाता है। भले वो कितनी सकारात्मक हो नहीं हो, तो वो सब कोशिश हो रही थी। तो वो ऐसा आभास दे रहा था कि ये फिक्स्ड नहीं है, ये मैच फिक्स नहीं है। बट जब आप रिजल्ट्स देखने लगे, वो सुबह से ही स्पष्ट होने लगा कि मैच फिक्स्ड ही नहीं था, बुरी तरह से रिग किया गया। और मतलब हम ये कह रहे हैं कि बहुत क्लियरली कि ईसीआई की भूमिका संदिग्ध के दायरे से बाहर है। अभी तो लग रहा है कि ने मतलब बहुत क्लियरली पता चल गया है कि क्या स्टैंड्स थे। और तब इंसान वापस सोच रहा है कि क्या नागरिक समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए थी। कि आप तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट की और आप जब फील्ड पे पहुंचे तो फुटबॉल का मैच शुरू हो गया, तो क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए था चीयर करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ खड़ा होना, या हमें कहना चाहिए था कि मैच बाइकआउट करिए, हम क्रिकेट देखने आए हैं, आप फुटबॉल खिला रहे हैं। वो हम लोग नहीं कर पाए हैं। हम्म। तो दूसरा फिर ये जो महिला वोटर की जो बात है कि आप भी महिलाओं के साथ में काम करती हैं और ऐसा भी नहीं कि सारी महिलाओं को पैसे भेजे गए, पर साथ में एक बड़ा नैरेटिव जैसे कि ये है, जैसे कि उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यही बात हुई, वोट चोरी की, और वहां पर ये कह दिया गया कि औरतों ने वो एक अपनी जाति, अपनी सामाजिक समीकरण, अपनी ज़रूरतें छोड़ के, और ख़ास तौर पे तब जब जैसे कि आप बता रही थी मुझे कल कि ये तो मांगा भी नहीं था, ये तो बिना मांगे दी गई एक खैरात की तरह दिया गया और उससे ये समझ लिया गया कि इससे वोट उनका। लोकतंत्र में ये होता है कि आपकी जो ज़रूरत होती है उसको पूरी करने की बात करते हैं, वो ठीक करने की बात करते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म का और सभी के हित की बात हो रही होती है उसमें। तो उसमें ये जो बार बार एक शेपक की तरह कहा जाता है कि भाई औरतों को देखिए पैसे दे दिए और उन्होंने उनको वोट दे दिए, तो ये मतलब मोटे तौर पे तो मुझे तो ये भी लगता है कि ये उनकी उनकी इज्जत को कम करना है।
बतौर एक नागरिक, बतौर एक मतदाता, बतौर एक सामाजिक समाज का हिस्सा। पर इससे जो है लोकतंत्र या प्रशासन और बिहार का कैसे भला होने वाला है? और उन्होंने फिर अगर वो इस बात को सोच रही थी तो ये बात कहना कि सारे वोट उनके पड़ गए और उन्होंने, वो डिफरेंशिएटर थी, वो निर्णायक थी इस पूरे जनादेश के लिए, इसको लेकर आप कैसे सोचती हैं? मैं आपको धन्यवाद देने से शुरू करना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जब हम इस तरह का आरोप लगाते हैं किसी भी कम्युनिटी पे, किसी भी पहचान के संग खड़े लोगों पर, कि ये तो खरीदा जा सकता है, तो बहुत बड़ा सवाल है हमारी अपनी सोच पर। और मैं ना सिर्फ़ महिलाओं के बीच काम करती हूँ निधि जी, मैं खुद एक महिला हूँ, अपने आप को नारीवादी मानती हूँ और उसके सिद्धांतों से अपने समाज को समझने की कोशिश करती हूँ, उसमें बदलाव का प्रयास करती हूँ। मैं 3 स्तर पे अपनी बात रखना चाहती हूँ। एक तो आंकड़ा है एसआईआर का, जिसे मैं फ़ोरग्राउंड करना चाहती हूँ इस चर्चा के लिए। वो ये है कि लेट 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सारी महिलाएँ, जैसा कि कहा जा रहा है ग्रैंड नैरेटिव में, कि सारी महिलाएँ बहुत प्रभावित हैं नीतीश जी से और इसलिए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। अ, अगर मैं इसको मान लेती हूँ, तो फिर मेरा ऑटोमैटिक दिमाग काम करता है और मैं सोचती हूँ कि अरे वाह! तब जब एसआईआर हुआ, इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ जिसमें करोड़ों एन्यूमरेशन फॉर्म्स बाँटे गए और लोगों को नए सिरे से वो अ, रोल में जोड़ा गया, तो फिर तो महिलाएँ बढ़-चढ़ के जोड़ दी जानी चाहिए थी। जैसे अभी अ अ, 1.5 लाख जीविका की महिलाएँ लगीं और उन्होंने बूथ पे जाकर के वॉलंटियर का काम किया, तो फिर ये सारी जीविका दीदियाँ जा-जा के लोगों के, महिलाओं के खासकर वोट जोड़ रही होंगी। जी। प्रशासन भी बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होकर के महिलाओं का वोट जोड़ना चाहेगा, पर आपको हैरत होगी और शायद, मतलब आपको शायद ना हो क्योंकि आप ये फॉलो कर रहे थे एसआईआर की डिबेट, कि अ 7 अक्टूबर को एक लेख आया था योगेंद्र यादव जी और राहुल शास्त्री जी का, और उस लेख में उन्होंने एक ग्राफिक यूज़ किया था। मैं आपसे अनुरोध करूँगी वो दिख हम लोग लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये जो दूसरा चार्ट है, ये दिखा रहा है कि हमारा रेशियो क्या है, अनुपात क्या होना चाहिए महिलाओं का और एक्चुअली क्या है हमारी वोटर लिस्ट में। अ, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि जहाँ एक ट्रेंड था कि वोटर रेशियो ठीक हो रहा था, महिला और पुरुषों का अनुपात ठीक हो रहा था वोटर लिस्ट में टिल एसआईआर। एसआईआर होने के पहले 7 लाख महिला बस कम रह गई थी पुरुषों के अनुपात में, और जब एसआईआर हो जाता है तो हम 16 लाख कम हो जाते हैं। कि ये लेख हम देखें अगर, और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करें कि अगर महिलाएं, इतना ही बड़ा वोट बैंक था अक्रॉस कास्ट और उन पर इतना भरोसा था, तो फिर उनको कैसे छोड़ दिया गया? हमारी संख्या घट कैसे गई वोटर लिस्ट पर? और ये एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिक है जिसको दिमाग में रख के कोई भी बात महिलाओं के बारे में करनी चाहिए। दूसरा मेरा एक फंडामेंटल सवाल है, हमारा एक वाइडली सर्कुलेटिंग हिंदी डेली है, कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा डेली है, बिना उसका नाम लिए 3 ही 2 ही 3 तो हैं। अ, जब मैंने वो अखबार उठाया तो उसका हेडलाइन था कल, किसका होगा राज तिलक? अब हमारी जानकारी में तो राज तिलक राजाओं का होता है, तो किसी का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है और ये एक लोकतंत्र है। पर लगने ये लगा है, और ये बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना, कि अगर हम उस मानसिकता में बह जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को प्रजा समझ रहे हैं और नागरिक नहीं, तब फिर एसआईआर में कुछ लोग हटा दिए गए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बड़े स्तर पर मेगा फिगर्स और बिगर बिगर पिक्चर में इतनी त्रुटियां थीं और इतना हमने सुधार कर दिया, अगर गेहूं के संग घुन पिस गया तो क्या बात है। तो उस तरह से अगर हम नागरिकों के बारे में सोचने लगे कि कुछ लाख नागरिक छूट ही अगर गए इस पूरी प्रक्रिया में, तो फिर क्या ही, मतलब क्या नुकसान हो गया। और दूसरा उससे मैं कनेक्ट करती हूँ कि फिर हम बहुत मेंटली तैयार रहते हैं इस तरह का नैरेटिव बाई करने के, कि महिलाएं तो अपने लिए सोच नहीं रही हैं और उनको तो 10,000 मिल गया तो उन्होंने एन मास वोट डाल दिया, क्योंकि आखिर महिलाएं नागरिक थोड़ी हैं, वे सोचती थोड़ी हैं। हाँ, मतलब औरतों के बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार से ज्यादा ज्यादा किसने सोचा है अभी तक? तो साफ तौर पे अगर 3 राज्यों के इतने निर्णायक नतीजे अगर औरतें तय करने लगी, और वो इसलिए क्योंकि उनकी उनकी उनके कार्यक्रम नीतियां इस तरह की थी, तो जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर काफी, मतलब, और ऐसा
उनके बाकी कामों में भी दिखता है कि वो किस तरह से बहुत ही नारीवादी खुद हैं और उनके साथ वो हमेशा उनके हितों की हमेशा ख्याल रखते हैं। भले ही बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ, महिलाएँ भी होंगी बिहार में जिनके घर में बाकी तकलीफ़ें होंगी, उनके घर में नौजवान होंगे जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। ऐसे लोग भी होंगे जिनके जिनके लोग नशाबंदी या शराबबंदी के चक्कर में जेलों में बंद होंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी भी घर परिवार कोई के साथ मतलब अपने समीकरण के वो बनते हैं जो कि सियासी भी होते हैं और सामाजिक भी। तो उस पूरे परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो ये पूरा जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये अपने आप में ढकोसले की तरह साफ-साफ दिखलाई पड़ता है और इसको इससे ज़्यादा कुछ एक और शगुफ़ा, एक और जुमले की तरह ही मेरे ख़्याल से देखा जाना चाहिए। पर आप ज़मीन पर हैं जो उन लोगों के आई लेवल पे देख के बात करती हैं, तो आपका जो अपना आपने जो अपने भी सैंपलिंग वगैरह जो की होगी, उसमें आपको कितना लगता है कि ₹10,000 और या बाकी योजनाएँ भी जो है उनकी, वो कितनी निर्णायक हैं इस बात को लेकर कि वो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के इस बात के लिए वोट दें? तो एक तो मैं संदर्भ प्लेस करना चाह रही हैं। वो संदर्भ ये है कि अगर महिलाएँ इतनी पक्षधर होती और रूलिंग डिस्पेंसेशन इसके बारे में कॉन्फिडेंट होता तो एसआईआर में महिलाओं का अनुपात बेहतर होता, जैसा ट्रेंड चल रहा था कि महिलाओं की अनुपात बेहतर होती जा रही थी और बेहतर हो जाती एसआईआर के बाद। हम पहले 6 लाख कम थे, हम 6 लाख बढ़ जाते। पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट ये, दूसरा कि हम लोकतंत्र की जगह राजतंत्र के मोड में चल रहे हैं और कई स्तंभ हमारे जिसमें मैं आपको मीडिया का उदाहरण दे रही थी कि वो ये मानकर चलते हैं कि नागरिक की तरह नहीं प्रजा की तरह देखते हैं और आप ये जानते हैं कि अगर प्रजा को कुछ भी मिले तो उसे हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेती है। प्रजा सवाल ही खड़ा कर नहीं, मैं आपसे बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मुख्य धारा का जो मीडिया है जैसे कि चुनाव आयोग है, जैसे कि हमारी अदालतें हैं, जैसे कि हमारी नौकरशाही है, ये सब जो है दरअसल अब इसको हम जनतंत्र कहें, प्रजातंत्र ना कहें, जनतंत्र कहें, तो वो तंत्र जो है जन के खिलाफ ही काम कर रहा है। और मुख्यधारा का मीडिया जो आपने शीर्षक बताया है, जो बाकी अखबार हैं, जो बाकी इसमें सारे जो एग्जिट पोल सर्वे शामिल है, वो सब जो हैं जुर्म में शरीक है, मतलब वो कोई अलग अब नहीं दिखते उस जुर्म से। तो हमें दो चीज करनी जो मैं जो समझना चाहता हूँ आपसे वो ये कि एक जमीन पर इस बात की तस्दीक कैसे और कितनी हो पाती है कि लोग असल में क्या है, क्योंकि असल में ये एक तरफा पूरा नैरेटिव बनाया जाता है जिसमें हम ये हमेशा छोड़ देते हैं कि जो हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब है, जो उसमें उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उनकी दरअसल वो हैं कहाँ पर उस पूरे विमर्श में और उनकी से कहाँ पर। ये गजब की बात है कि ये सरकार में जितने जितने मुख्य पात्र हैं इस पूरे चुनाव में उसमें एक भी स्त्री नहीं है जो अपने आप को सबसे बड़े स्त्री पक्षधर बता रहे हैं अपनी नीतियों में एक भी स्त्री नहीं है। तो एक कॉन्टेक्स्ट अगर ये है कि जिसमें इतने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो रहे हैं और जिसमें एक लोकतंत्र का खतरा साफ दिखाई दे रहा है, उस संदर्भ में हमको लगता है कि महिलाओं के संग मेरा व्यक्तिगत जितना इंटरैक्शन हुआ अ, देखिए अंत अंत के 15 दिन वैसे हम यूँ कहें कि पिछले नवंबर से अभी तक हम लोग लगातार लगे हुए थे भारत जोड़ो अभियान के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में, संविधान के पक्ष में वोट मोड़ने के लिए। पर पिछले जब छठ बाद आप यूँ समझ लें, छठ बाद से लेकर के और जब तक वोट गिरा नहीं, 9 तारीख को जब तक बंद नहीं हुआ, हमारा मुख्य फ़ोकस 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में था और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ अररिया, कटिहार और सहरसा, तो कोसी और सीमांचल के इलाके थे। यहाँ पे जब हमारी महिलाओं से बात हो रही थी, चाहे वो पब्लिक फोरम में हो रही थी, प्रचार के दौरान जहाँ हम क्लियर स्टैंड लेकर थे या न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह जाकर दुकानों में पूछ लिया, किसी के आंगन में घुस के बात कर ली। तीनों परिस्थितियों में एक चीज़ साफ थी कि कोई भी ऐसी वेव नहीं थी कि नीतीश जी ने हमें दिया है तो हमें नीतीश जी के तरफ जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमें तीर का ही पक्ष लेना है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बैठ करके इत्मीनान से आमने-सामने बात हो रही थी, तो महिलाएँ सोच रही थी जिनके खाते में 10,000 आ चुका था
वो सोच रही थी, वो सवाल पूछ रही थी जो मैं आपसे कल कह रही थी कि अच्छा मगर हमने तो माँगा नहीं था, ये तो उन्होंने हमें दे दिया। तो ये वैसा नहीं है जैसा हमने माँगा और उन्होंने हमको ₹1000 दिया तो अब हमें उनको वोट देना है। इन्होंने तो अपने मन से हमको दे दिया। अब इसके अलावा और हम दें किसको? हम किसके तरफ जाएँ? और उसमें बहुत सारे उनके सवाल होते थे और वो सवाल मैं फिर सामने रखना चाह रही हूँ और वो सवाल बहुत ठोस थे। वो इस तरह से होते थे कि एक तो कि हमारे पुरुष बाहर जाते हैं, ज़्यादातर महिलाएँ माइग्रेट नहीं करती हैं, मगर उनके पुरुष बाहर जाते हैं, तो उनके बेटे, उनके अधेड़, उनके पति, पिता ऐसे लोग जाते हैं और वो उनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत अनकॉमन नहीं है हमारे हिंदी डेलीज़ में रोज़ एक खबर पढ़ना, जिसमें कोई एक शव बिहार लौटा होता है, किसी एक जिले का। तो हो सकता है रोज़ दिन वो हमारी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नहीं आता है। पर वो लौटता है, वो किसी एक व्यक्ति का कहीं पंजाब में, कहीं हरियाणा में, कभी सर्पदंश, कभी एक्सीडेंट, कभी बिल्डिंग ढह जाना और वो एकदम एक्सेप्टेड है कि वो मतलब उसके लिए शब्द भी गढ़ लिए हैं हमारे मीडिया ने कि मातम छा गया पूरे गाँव में इत्यादि मतलब आप हेडलाइन देखते हो और आपको पता है ये क्या कंटेंट है। उसपे वो चिंतित हैं। दूसरा उनका एक रियल कंसर्न ये है कि हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है। जिसमें जीविका ने एक समय में कुछ उम्मीद बढ़ाई भी थी कि कुछ लोन्स मिलेंगे और उन लोन से हम कोई बिज़नेस करेंगे या हम बकरी खरीदेंगे और ऐसा करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और उसका बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मैं एक जनसुनवाई में थी पटना में अ, 1-2 महीने पहले जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स पर की थी और आइफ़ा नाम का महिला संगठन है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, पूरे बिहार में उनकी महिला साथी हैं और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम है कर्ज़ पास जो अवेलेबल है यूट्यूब पे और उसमें बहुत सुंदर तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट की है वो वेदना मतलब ऑफ़ कोर्स बहुत मूविंग है और इंसान की आँख में आँसू आ जाता है। पर उसमें वही है कि लोन्स के लिए एक्सेस नहीं है, महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो चक्रवर्ती ब्याज के लिए साइन अप कर रही हैं। एक लोन चुकाने के लिए वो किसी और कंपनी से लेती हैं, फिर उसको नहीं चुका पाती तो तीसरे से लेती है और उनकी पूरी ज़िंदगी इन किश्तों के बीच में कट जाती है। इसका किश्ता उससे चुकाया, उसका किश्ता उससे चुकाया और ये महिलाओं को समझ आता है और इसमें पूरा परिवार प्रभावित है। तीसरा शराबबंदी का जो एक बहुत बड़ा किया गया कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए क्योंकि पारिवारिक हिंसा समाप्त हो गई, घरेलू हिंसा समाप्त हो गई और नीतीश जी ने शराबबंदी ला दिया। तो एक तो इसकी सच्चाई है जो जग-ज़ाहिर है कि शराबबंदी के बावजूद शराब उपलब्ध है, महँगी उपलब्ध है। इससे और कष्ट ही हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि अब परिवार की आय का बड़ा हिस्सा चला जाता है। हो सकता है कि खपत थोड़ी कम हुई हो पर बड़ा हिस्सा जा रहा है। पहले कम पैसे में वही चीज़ मिल रही थी, अब ज़्यादा पैसे में। दूसरा एक और चीज़ हुई है जिसके बारे में हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा चिंता है मतलब बिहार में होगी पर उत्तर बिहार में खास करके वो है सूखे नशे जो आए हैं। स्मैक का चलन बढ़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि जो युवा और बच्चे हैं मतलब ऐसी माएँ हैं जो 9-10 साल के बच्चों को एडिक्टेड स्टेट में लेकर के आती हैं कि हम सामाजिक कार्य में भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो वो हम देखते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। तीसरा जो शराबबंदी से लेके दुखद चीज़ हुई है वो ये है कि एक्चुअली रिपोर्टिंग कम ही क्योंकि पहले हम बेधड़क कहते थे कि इसने मुझे मारा और वो 112 में फ़ोन करके पुलिस वाले को बुलाते थे, पर अब हम घबराते हैं क्योंकि आपने क्रिमिनलाइज़ कर दिया शराब पीना। तो अब वो व्यक्ति सीधे जेल जाएगा, इसमें गुंजाइश नहीं है कि मैं 498 ए लगाऊँगी या नहीं लगाऊँगी। अब तो वो जेल जाएगा शराब पीने के लिए और हम सब जान रहे हैं कि पितृसत्तात्मक ढांचे में महिलाएँ उसको कैसे नेगोशिएट करती हैं, वो उस आदमी पे निर्भर हैं, वो उस पति पे निर्भर हैं जो उसको पीट रहा है शराब पी करके। वो शराब छुड़ाना चाह रही है, वो पति नहीं छोड़ना चाह रही है और वो घर भी नहीं छोड़ना चाह रही है। तो बहुत ही एक वेदना है इस पूरी स्थिति में और महिलाएँ उसको समझ रही हैं, हम ये कह रहे हैं। तो हम बुनियादी रूप से ये कह रहे हैं निधि जी कि हार का ठीकरा महिलाओं के सर पे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये मैं स्वीकार करती हूँ कि कुछ स्विंग हुआ होगा। पर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, जो आप सब बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर रहे हैं 24 घंटे से कि हाँ, बिल्कुल सेटिंग करके किया हुआ है और एक कॉम्प्रोमाइज़ है हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का, उसको रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए इतने छोटे टर्म्स में और अ, इस तरह से महिलाओं की कम बुद्धिमत्ता पर उसको उस आर्गुमेंट को बेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जो है फिर उसके बाद हम जब हम देखने निकलते हैं तो अब क्या रास्ता है बिहार के लिए?
5 साल नीतीश कुमार को राज तो मिल गया है, पर कुर्सी तो मिली है, पर वो पता नहीं कब तक वहाँ रहेंगे। उनकी तबीयत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जाहिर तौर पर हम ये देखते रहे हैं कि जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, वो सारे लोग भी रिकॉर्ड मतों से चुने गए हैं बिहार में। अगर महिलाओं का ही इतना अ, इतनी ही उतनी चिंता सरोकार होता तो शायद वो भी उस तरह से ना दिखाई देता। तो ये जो फ़ार्स होने की बात है वो तो लगातार दिख रही है। पर मैं कमा नहीं, क्योंकि आप एक सड़क पर ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता भी हैं और इसको लेकर लड़ाई लड़ती हैं। तो अभी हम जो शायद बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है, जो कि हमको बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात करती रहनी चाहिए, और वो ये है कि हम प्रक्रिया को ठीक करें पहले, या फिर भागीदार रहते हुए, क्योंकि ये बिहार का चुनाव ने ये भी जो हम लोगों ने आनंद तेलतुम्बड़े के आर्टिकल की बाद में बात की थी, कि जहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई जब आप इसको इसको जब मान ही नहीं रहे, या जब आप कह रहे हैं कि पूरी वोट चोरी डकैती चली रही है, तो फिर आप इसमें हिस्सा क्यों ले रहे हैं? और तो पहले मतलब जाहिर तौर पे पहली लड़ाई प्रक्रिया को ठीक करने में लगानी चाहिए, ताकि आगे से जब चुनाव हो तो उसको लेकर वो संदिग्ध या कटघरे से बाहर हो। या फिर हम उसमें ये भी कह रहे हैं कि हाँ, ये गलत है, और उसमें हम शामिल भी हैं। तो ये जो द्वंद है, ये लोग इसको कैसे समझेंगे, और मतलब देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए इसमें, इसके हिसाब से तो? क्योंकि बिहार से तो निकल गया, या ये अगला गोल पोस्ट शायद बंगाल होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या बाकी राज्य होंगे। देखिए, मतलब देखिए, एक एक चीज़ जो हमें समझ आ रही है कि एक एक्सेप्टेंस तो हो गई है कि ये एक मैनेज्ड डेमोक्रेसी है। उसमें चाहे वो सरकार हो, मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब मैनेज हो रहा है। तो इसमें अगर हमारे दिमाग में कोई दो राय नहीं है, तो आप जो नेक्स्ट स्टेप्स कह रहे हैं, उन दोनों पे सोचना पड़ेगा। पर शायद आप एज़ अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव या मैं एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट वो कॉल नहीं ले सकते हैं। वो कॉल होनी होगी इंडिया गठबंधन की, उसे इस पर विचार करना होगा। मैं योगेन जी को कल वायर पे सुन रही थी और उस पर मैं सोच रही थी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया को, एनडीए को एज तो था, वो इसलिए क्योंकि उसका समीकरण ज़्यादा था, उसका नेट ज़्यादा उन्होंने फैला रखा है, वो ज़्यादा कास्ट कम्युनिटीज़ को अपने एम्बिट में ले आई हैं, महिलाओं का भी मैनेजमेंट है, प्लस चुनाव आयोग का पक्षपात, एवरीथिंग पुट टुगेदर ऐसा लग रहा है कि एज है, पर जो हुआ है वो प्रत्याशित नहीं था। अ, और उसमें वो एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जन स्वराज के प्रशांत किशोर घूमे 2 साल गाँव-गाँव, वैसे अगर तेजस्वी घूम जाते, तो देखिए वो भी एक रास्ता हो सकता है। मैं कल से ये सोच रही हूँ कि पहले तो मैं बहुत ही उद्वेलित थी, क्योंकि वो पूरी हार का ठीकरा आप महिलाओं पे फोड़ रहे थे उससे। बट एक बार जब वो थोड़ा सबसाइड किया मेरे दिमाग से और मैंने शांत होकर सोचा, तो मुझे ये ध्यान गया कि आपको किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ना पड़ता, अगर आप वोट चोरी पकड़ लेते। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, आलंद में जो फाइल्स निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो लीड की, और उसमें उन्होंने उनके प्रत्याशी और उसके टीम ने ये खोजा कि भाई ये लोगों का नाम कहाँ गया, और तब उन्हें पता चला कि ये लोगों का नाम काटा गया। जिसने काटा, उसके पास जब वो पहुंचे तो उसने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं इनको नहीं जानता, और फिर उन लोगों ने आके गवाही दी। तो हम कह रहे हैं कि अगर प्रत्याशी तेज हो, तो वोट चोरी का ये जो छोटा-छोटा पैमाना था, जैसे एसआईआर में, पकड़ाना चाहिए था। और एक ट्रेंड हो गई है मेरे ख्याल से, और वो ट्रेंड ये है कि आपको 4 साढ़े 4 साल काम करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंतिम 6 महीने में खूब मेहनत कर लें, जो शुरू होता है सीट के बँटवारे से, अलायंसेस बनाने से, और खत्म होता है प्रत्याशी को टिकट दे कर के वो अंतिम 10 दिन दौड़-भाग करने से और बूथ मैनेजमेंट करने से। वो एक तरीका हो सकता है कि एक तो हमारी पार्टियाँ, वैसे तो दोनों ही पक्ष को मैं ये सुझाव देना चाहूँगी, पर एनडीए के बारे में मुझे बहुत चिंता नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे भी भरोसा नहीं रखते और हमारा बुनियादी विश्वास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर है। इसलिए उनको ये सुझाव नहीं दे रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन को कम से कम ज़मीनी स्तर पे अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का काम करना चाहिए, जन आंदोलन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर जन आंदोलन होगा तभी वो एक ऐसा कॉल कर सकते हैं कि चलें दिल्ली, और लोग चलेंगे। और
मेरा पहला परिचय, वैसे मैं बिहार में बड़ी नहीं हुई हूँ, मेरा पहला परिचय लालू जी की पॉलिटिक्स से हुआ था जब मैं किसी सरकारी दफ्तर की बच्ची थी और वहां बैठी थी और वो रैली आई थी जो बोट क्लब पे दिल्ली में आती है, और वो पूरा हरा बिहार से आए लोग और पूरे वो हले गमछे और वो जो छाया था, तो हम कह रहे हैं कि वो हो सकता है, पीपल्स कॉल हो सकता है, पर वो तभी हो सकता है जब इंडिया गठबंधन अपने को एक तरह से तैयार करे, इंडिया तैयार करे अपने को भारत बदलने के लिए। दूसरा जो आनंद तेलतुम्बडे आर्ग्यू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पूरा फार्स है, उस पूरे फार्स को कॉल आउट करना चाहिए, मेरे ख्याल से कि वो एक सही दिशा में हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पर एक्चुअल स्टेप्स क्या होंगे उस फार्स को कॉल आउट करने के, वो हमें सोचना होगा। क्योंकि अगर सिविल सोसाइटी की ये स्ट्रेंथ होती, तो हम स्वतः स्पोर्ट्स मूवमेंट्स का वेट नहीं करते। जैसे अभी भी हमें ये मानना चाहिए कि 74 का आंदोलन बिल्ड करके बनाया नहीं गया था, वो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसे वॉइस देने वाले एक बहुत स्ट्रांग लीडर थे। मगर उस तरह का अभी वो माहौल नहीं है, तो ये कोई चीज नहीं है जिसकी तरफ सिविल सोसाइटी काम कर सकती है। सिविल सोसाइटी संगठन बनाने का काम कर सकती है, लोगों को तैयार कर सकती है, वो कनेक्शन बना सकती है सामाजिक बदलाव और सत्ता के साथ आज की तारीख में। और ऐसा कोई मूवमेंट होगा जैसे एनआरसी सीए का मूवमेंट हुआ, तो बावजूद बहुत डर के नागरिक समाज के बहुत सारे लोग सामने आए और उसका हिस्सा बने उस स्ट्रगल का, जबकि उस समय बहुत डर था। और आज अगर उमर खालिद जेल में है या स्टैन स्वामी हमारे बीच में नहीं है, तो उसका जवाब भी उस डर के एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देख रहे हैं। या अभी सोनम वांगचुक जिस जेल में है, तो हमें लगता है कि हमें उसको समझना चाहिए कि ये इतना हमारे हाथ में नहीं है, पर संगठन बनाना, कार्यकर्ता बनाना, पार्टीज के कार्डर तैयार करना, उन्हें वाइब्रेंट स्पेसेस बनाना, और एक फंडामेंटल चीज निधि जी जो मैं पिछले 2 साल में की हूँ, खुद अपना और अपनी जर्नी से उसको कनेक्ट कर रही हूँ। अ, हम बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता हैं पर राजनीतिक कार्य करते हैं, ऐसी हमारी पहले से समझदारी थी, क्योंकि राजनीति, वोट राजनीति के बाहर भी राजनीति है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और वो हम करते आ रहे हैं। तो अब 20 साल के अपने अनुभव पे हम ये देखें कि मगर जब और हम समाजवादी रुझान के भी हैं, नारीवादी विचारों से हैं, तो हम जब इसमें आए, वोट पॉलिटिक्स में एंगेज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि माइंड्स काम कैसे कर रहे हैं और ये इतनी कैसे पीछे छूट रहे हैं, तो हम कुछ पुराने सोशलिस्ट लीडर्स की राइटिंग्स और ज्यादातर उनकी स्पीचेस और आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मिलता है, पढ़ रहे थे, चाहे वो आचार्य नारायण देव हो, जयप्रकाश नारायण हो। और एक चीज जो हमें समझ आने लगी है वो ये है कि उनके टाइम में सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क इतना कंपार्टमेंटलाइज नहीं था जितना आज हमारे लिए है। हम जो कह रहे हैं नागरिक समाज को ये करना चाहिए और गठबंधन को ये करना चाहिए, इतना क्लियर नहीं था। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में जब जयप्रकाश नारायण बैठ के कहते हैं कि जाइए, अगर नक्सलवाद बढ़ रहा है तो जाइए और पता करिए लोगों की बुनियादी समस्याएं क्या है, उनके आवेदन बनाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम कैंप कर रहे हैं, हमारे युवा जाएं और वो आवेदन लेकर आए, हम प्रशासन से काम कराएं। वो जब ये कह रहे हैं तो वो अपने आप को एक ए पॉलिटिकल बीइंग की तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। पर हम लोग इसमें अपना बहुत समय व्यर्थ करते हैं कि हम कहीं अलाइंड ना दिखें, और पार्टीज बहुत समय व्यर्थ करती हैं अपने आप को सोशल वर्क में न झोंकने के लिए, जैसे कि वो उनका काम नहीं है। वो सरकार में आ जाएं और फिर सरकार सारा काम कर दे, वो डीएम को निर्देशित कर दें और वो उठाकर फोन कर दें और काम हो जाना चाहिए। पर अगर आपका डीएम और डीडीसी काम नहीं कर रहा है, तो शायद ही एक कोई अनूठे होते हैं, जैसे अभी जो हमारे एमएलए हारे बलरामपुर से, महबूब आलम जी, वो पहुंच जाते हैं स्टेट बैंक के मैनेजर से बात करने के लिए, उसमें उनकी हाथापाई हो जाती है, वो अलग बात है। पर वो पहुंचते तो है स्टेट बैंक मैनेजर के पास कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये काम, जो एक्चुअली अब हम ही ऐसे लोग करते रहते हैं जो अपने आप को सोशल वर्कर्स और सोशल एक्टिविस्ट की तरह से देखते हैं। तो जो एक बात आज कह रहे थे कि दोनों ही मतलब महागठबंधन की पार्टियों के लिए दीर्घकालीन मेहनत करने की जरूरत है, जो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो सुझाव है ही, पर इस खाई को पाटने की भी जरूरत है बिटवीन पॉलिटिकल वर्क। बात को हम देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में तो उनका परफॉर्मेंस ठीक था दोनों राज्यों में, मतलब बिहार में भी ठीक ही था और यूपी में भी। तो ये जो होता ही है कि हार के बाद का जो सदमा होता है वो हम सबको एक कहीं ना कहीं एक अवसाद या गुस्से में भर देता है, तो फिर हम लोग कुछ दूसरों को बोलते हैं, कुछ अपनों को बोलते हैं, वो एक अलग बात है। पर
जैसे कि हरकारा जो है वो शोर कम रोशनी ज़्यादा की उसमें बात करता है। तो शायद ठंडे दिमाग से ये सोचने की जो बात है कि भई एक तो ये कि जो गलत है उससे आप निपटेंगे कैसे, इसको लेकर बहुत साफ समझ में नहीं आया। वोट चोरी के बारे में जैसे राहुल गांधी ने कहा, पर उसके बाद देश क्या करे? ये तो आपने साबित भी कर दिया, सब हो चुका। मैंने लिखा भी इसके बारे में वायर में भी और हरकारा में भी। पर ये कि तो उसके बाद क्या करना चाहिए अगर हम इस देश को चाहते हैं तो? दूसरा फिर ये है कि फिर उसके बाद चुनाव की बात आती है। तो पहली प्राथमिकता क्या है, इसको लेकर ही कोई ना बात ही नहीं कर रहा है कोई, इन एक दो छोटे एक दो लेखों के अलावा। दूसरी बात ये है कि ये जो गुस्सा है, ये जो सप्रेशन है, जो आए वो हमारी आर्थिक हालात हों, सामाजिक हालात हों, वो दुख तो हैं अपनी जगह पे, सब तरफ है। बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में मैंने कुछ जगहों को देखा, वहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो उसके बाद भी एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा शून्य हो चुकी है, मतलब अगर जनपक्षधरता की बात करें तो, क्योंकि वो यहाँ भी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर लेके आएंगे, जैसे यूपी के बुलडोजर हैं वो बिहार में आएंगे। वो कह रहे हैं कि लोगों को कि गोली मार दो इनको, इन लोगों को, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कह रहा है, वो आदमी रिकॉर्ड मतों से जीत भी रहे हैं। अब ये सब जब हो रहा है तो उसके बीच में जाहिर तौर पे एक जिसको बोलते हैं ना, सिस्टम ब्रोकन है, कहीं बहुत टूट गया है। ये इस तरह से चल नहीं सकता, इस तरह से आगे आगे जाके उसके रास्ते, उसके चैनल्स कहाँ से निकल। और ये बात भी गलत है कि हम सोचे कि तेजस्वी की गलती है या राहुल गांधी की गलती है कि उनको कुछ और, मेरे ख्याल से उसको वो जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने शायद उन्होंने ज्यादा ही की, क्योंकि उन्हें वो, और उन्हें कहीं इस बात का शायद विश्वास भी था कि ये उनके पास गणित के तौर पे, अगर आप पहले के एनालिसिस सुन रहे हो तो वो भी ठीक ही था कि वो एज वेज तो ठीक है, क्योंकि जब चुनाव आयोग आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आप सारा सारा बंदोबस्त आपका है, तो जैसे कि नसीब सनी ने कहा था, जबकि वहां तो और भी बुरी हालत थी, सारी चीजें ही उल्टी थी। उसके बाद भी वो आदमी मुख्यमंत्री कह रहा था कि हाँ हमारी पूरी व्यवस्था है। तो व्यवस्था जो हरियाणा में थी वो व्यवस्था क्या बिहार में नहीं थी? तो वहां भी थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो हार, या उस तरह से कि वो, उनको और भी कुछ करना चाहिए। ये तो ब्रह्म वाक्य है, सबको सबको कुछ और करना चाहिए, हमको और आपको भी जितना हम करते हैं उससे ज्यादा कुछ करना चाहिए, मतलब इससे कौन असहमत हो सकता है? पर एक 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 पॉलिटिकल इवेंट या फॉर्मेशन या कैंपेन के हिसाब से मेरे ख्याल से वो अच्छा ही था। अ, अब ये सारे जब बोलते हैं ठीकरे फोड़ने लगते हैं कि अच्छा चला, आपने तय नहीं किया था मुख्यमंत्री पद में, तब ये सब आएगा चला जाएगा, ये भी एक साइकिल चल चल रहा होता है। पर जो मूल मुद्दे हैं उसमें शायद ये है कि जो लोगों के मुद्दे हैं वो शायद उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे। क्या जो वहाँ का जो नौजवान है वो अपने आप के इस पूरे मैंडेट में कैसा देखता है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? जहाँ पे एग्जाम नहीं हो पा रहे, जहाँ पे भर्तियां नहीं हो पा रही, जहाँ पे नौकरी नहीं मिल सकती, जहाँ पे उसको माइग्रेट ही करना है, और वो इतना ही बड़ी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है, वो कहाँ जाएगा? मैं आपको एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देती हूँ अपना इस चुनाव का। हम पिछले 10-12 साल से मिड डे मील वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करने का काम करते हैं। मिड डे मील वर्कर्स वो हैं जो मध्याह्न भोजन का खाना बनाते हैं हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में, और उन्हें श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने बिहार में कुपोषण पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। और बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कुपोषण का स्तर बच्चों में बहुत ज़्यादा है बिहार में। नेशनल एवरेज से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उतनी ज़्यादा है। पर अ, इनको ₹50 दिन का मेहनताना मिलता था। चुनाव से 1 महीना पहले, और आंदोलन 20 साल से चल रहा है, जब से मुझे लगता है कि रसोइया नियुक्तियाँ हुई और 50 पैसे प्रति बच्चा पे उनको लिया गया, तब से आंदोलन करते-करते वो पहले स्टेडी किया गया, महीने का 1000 बाँधा गया, फिर महीने का 1650 चल रहा था। हमारी चीफ मिनिस्टर ने उसे सीधे 3300 कर दिया। तो बिग जंप ना, ₹50 दिन से ₹100 दिन हो गया, और 1 महीने में हमें वोट पे जाना था। हमारी एक गैदरिंग हुई और उसमें हम लोग चर्चा ये करने आए थे, कोई मतलब बिना लाग लपेट के, कि विधानसभा में हम क्या करेंगे, हमारी क्या भूमिका होगी विधानसभा चुनाव में। मैं आपको सिर्फ एक जगह के 500-600 रसोइया की ही बात कर रही हूँ, मैं नहीं क्लेम कर रही हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड हम लोग 1 डेढ़ लाख रसोइया जितने हैं सब जमा हो। अररिया जिला की 600 रसोइया एक हॉल में आती हैं, इंटरनल मीटिंग होती है, हम आपस में बात कर रहे हैं। हम आपस में बात करते हैं और उसमें
मात्र 6 या 7 रसोइया जो एक स्कूल से आई हैं, उनको छोड़कर कोई ये नहीं कहता कि हम भाव विह्वल हो गए हैं कि हमारा 1650-3300 हो गया है और हम इसी सरकार को लाएँगे। उन्हीं में से कई रसोइया हैं जो ये स्वीकार करती हैं, मतलब 40% उसमें से उस हॉल में जो महिलाएँ थीं, रसोइया थीं, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें 10,000 रुपया महीना मिला है। फिर भी उन्हें लग रहा था कि नहीं, किसको करना है आज हम मिलके तय करेंगे। मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सब फ्लो कर जाता है, लोग सोचते हैं अपने लिए, मगर फिर फंडामेंटल प्रॉब्लम निधि जी वही है कि हम क्या करें में फंडामेंटली ये है कि अगर एक मैनेज्ड डेमोक्रेसी है, तो हम ये चीज़ें और बेहतर कर लें। कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेहनत से सोच लें, वोट शेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाए, इन सब का हल नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल से अगर कुछ होना है, चाहे वो सिविल सोसाइटी करे या वो गठबंधन की पार्टियाँ करें, इंडिया गठबंधन की पार्टियाँ करें, संगठनात्मक काम, कार्यकर्ताओं का लोगों के बीच में जाना और उनकी इतनी पकड़ होना कि अगर उनका 5 वोटर गायब हो, तो वो उसको क्लिंच कर सकें। उसी समय क्लिंच कर सके, चुनाव के बाद नहीं, उसी समय हंगामा हो सके। उस सी की राहुल जा रहे हैं रोड पर और थी वोट चोरी। इसमें भी लोग मांगते रहे कि महिला वोटरों की कितने हैं, जब पहला जब मतदान का नंबर आया था तो वो भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया था। तो अब वो तो यही है कि क्योंकि चुनाव के बाद ही सारा डेटा, क्योंकि तब तक तो सारे फैसले हो चुके होते हैं, फिर उसके बाद नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ दीदी सी, हम एसआईआर को बहुत नज़दीक से फ़ॉलो किए। हम ये कह रहे हैं कि गाँव में वो दिख रहा था कि 1200 हैं बूथ पर, तो कम से कम उसे हम क्लेरिकल एरर ही मान लेते हैं। 15, 20, 21 ऐसे लोग मिल जाते थे, 50-60 डिलीशंस में 15, 20, 21 लोग ऐसे मिलते थे, जो ये कहते थे कि ये जो 15 लोग हैं ना, ये कहीं हैं। ये अपने मायके गई है औरत, ये आदमी बाहर काम करने गया है, पर ये हैं यहीं के, ये नहीं है केरला के, ये यहीं के, यही वोट डालने आएँगे। इस चुनाव में नहीं आएँगे, अगले में आएँगे, पर ये यहीं वोट डालो। अगर कार्यकर्ता और संगठन मजबूत हों, चाहे वो नागरिक संगठन हो, चाहे वो पार्टी संगठन, अगर वो मजबूत हो तो वो इस बात पे दे कैन रेज़ अ स्टिंक। मैं कह रही हूँ कि वो शम्स बनाने का काम आप करते रह सकते हैं और उससे फ़ायदा होगा वोट चोरी रोकने में। पर यही पर उस बाकी चीज़ें तो आप ब्लेम किया जब जाता है। आपकी नीयत और इरादे साफ हो तब तो ऐसा हो सकता है ना। सी दैट्स द थिंग कि ये जो मतलब क्योंकि जब आपकी नीयत ही ये है, जैसे कि मैं देख रहा था कि कितनी सारी सीटों में वोट डिफरेंस जो है वो 10,000 के आस के ऊपर नीचे का, जो स्विंग सीट्स जिनको मानते हैं, जो कि बहुत सारी हैं बिहार में, और औसतन मान लेंगे तो हर सीट से 30 से 36 हजार शायद नाम काटे गए। तो ये तो पूरा, और इसलिए तो आप देख सकते हैं, और वो भी उन्हीं सीटों पे ज्यादा हुआ है जहाँ पे पहले जो विपक्ष जीता करता था, जो महागठबंधन की सीटें थी। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये तो पूरा एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, और ये एक जैसे कि ये बिहार के लोग नहीं लिख रहे, एक ये तो चैट जीपीटी की तरह से आपने बोला कि मुझे इस तरह का आउटकम के साथ एक बना के दे दो, तो यही साफ साफ होता दिखलाई पड़ता है। तो उसको लेकर अब शक वाली बात नहीं है, पर यह है कि जो जिस बात को लेकर शक था वो सब निकल चुका। अब तो आपने खुद को साबित क्योंकि बिहार का जो मैंडेट है वो इस तरह से भी था। अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार और महागठबंधन हारता, सॉरी, एनडीए अगर हारता, तो वो शायद इस आरोप को बचने के लिए करते कि हाँ, ऐसा हम नहीं कर रहे, पर कर तो वो रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि जब क्योंकि वो कर रहे हैं तो अ, अब उसके लिए उनको कुछ छिपने छिपाने की जरूरत नहीं है, अब जो है वो ऐसा ही है। तो अब जब ऐसा ही है तो फिर उसको उस तरह से देखना पड़ेगा। हम ये नहीं मान सकते कि चलो आप आपकी जो ईमानदारी है वो, इसको बोलते हैं आंशिक ईमानदारी क्योंकि ईमानदारी नहीं है, और ये साफ साफ उसमें झलकता है, दिखलाई देता है। तो उसको लेकर जो मेरा जो आखिरी जो सवाल होगा आपसे इस बारे में, कि ये जो बिहार के जो क्या बोलते हैं जो सबक है, वो बाकी राज्य या बाकी देश किस तरह से देखे, क्योंकि बिहार का ये फैसला जो है, चुनाव का जो फैसला है, ये दरअसल बिहार से ज्यादा ये देश को प्रभावित करता है। और वहां भी वो सब
होगा, अगर उसको उस पे उसको उसके उसके लिए ठीक से अगर कोई मतलब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, सवाल नहीं किए जाएंगे और हर कहीं उसको लेकर एक सक्रियता नहीं दिखलाई जाएगी, जो कि आप भी कह रहे हैं। मतलब 2 ही रास्ते खुले हैं। एक तो कि फिर वो गठजोड़ ठीक हो, जातीय समीकरण ठीक हो, कि अ, जो जहाँ पर सत्तारूढ़ दल एनडीए के बाहर है, वो भी एक लाडली बहन, वो भी एक 10,000 की स्कीम चलाए, क्योंकि इस तरह इलेक्शन जीता जाता है। पर हमें लगता है कि वो बहुत दूर नहीं जाएगा। और अगर तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स होने चाहिए, उस पर सोचना पड़ेगा। वो सिविल सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा और वो पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा। फिर भी मतलब आई गो बैक, फिर भी अ, रोजमर्रा का काम, संगठन का काम, 5 साल, हर साल 365 दिन लोगों के बीच में होना, उनके काम करना, उनको समझना और अपने आप को एक नागरिक मानना बहुत सारे नागरिकों के बीच में। हम किसी के लिए क्या काम करेंगे? हम साथ मिलके अपने लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। वो तरह से अगर हमारे प्रत्याशी, पार्टियां और सिविल सोसाइटी नहीं सोचेगी, तो अब हमको लगता है कि डेथ नेल ही मान लीजिए, क्योंकि इस तरह से तो लोकतंत्र नाम मात्र है। और अगर हम अपनी ये लास्ट मतलब वही मैं बार-बार उस बात को याद कर रही हूँ कि हम लोग इवन अभी मुझे लगता है कि इन 24 तक हम लोग ये सबसे कॉमन कोट होता था पब्लिक हियरिंग्स में, नागरिक समाज की बातचीतों में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अब हर इंसान के पास एक वोट है, बट हमारे लिए चैलेंज ये है कि तो पॉलिटिकल इक्वालिटी हमने अचीव कर ली, पर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का रास्ता बहुत दूर है। पर आप सोचिए कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करते-करते हम वापस पॉलिटिकल इक्वालिटी पर आकर के खड़े हो गए। क्योंकि एक आंकड़ा और एसआईआर के दौरान निकला, और वो आंकड़ा ये है कि जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का एनरोलमेंट विज़िवी वोटर लिस्ट पे संख्या, ये जो रेशियो है, ये रेशियो 97% था प्री एसआईआर और ये 90% हो गया पोस्ट एसआईआर। तो थोड़ी देर को हम मान भी लेते हैं कि सही नाम निकाले गए, वो 65 लाख नाम जो पहले राउंड में निकाले गए और फिर जो 367 निकाले गए और फिर जो 4 लाख जोड़े गए, ये सब गठजोड़ करने के बाद जो नाम निकाले गए, वो सचमुच सही निकाले गए। वो रियली गलत नाम भरे पड़े थे और सालों से एक्यूमुलेट कर रहे थे किसी कारण से, किसी चुनाव में किसी पार्टी के फायदे के लिए, स्वाभाविक है सत्तारूढ़ दल के लिए। बट अगर वो हटा दिए तो बहुत अच्छा किया, पर फिर भी जो मिसिंग वोटर हुआ, वो जो 97% से हम 90% एनरोलमेंट पर आ गए, वो कौन है? वो मिसिंग वोटर्स, वो कौन जनता है बिहार की? और मतलब ये तो पूरे देश में अब इसी तरह से एनरोलमेंट रेशियो नीचे आएगा। और फिर मैं एसआईआर वाले टाइम की चर्चा पे वापस जाना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छी एग्जाम्पल योगेन जी यूज़ करते हैं कि कैसे जब सेल्फ एनरोलमेंट कर देते हैं और एनरोलमेंट की ज़िम्मेदारी सिटीज़न पे डाल देते हैं, तो अमेरिका की तरह आपका भी एनरोलमेंट रेशियो 76% पर आ जाएगा और जो लोग बाहर छूटेंगे, वो नेचुरल अलाइज़ हैं इंडिया गठबंधन मुहिम के। वो दलित, बहुजन पॉपुलेशन, वर्किंग क्लास कामकाजी, हाँ, कामकाजी आदमी है जो ये जो बाहर जो कर रहा है, जो और वो अपनी जगह पे नहीं है। और जैसा फिर उनके साथ सरकार ने कोविड के समय बर्ताव किया था, तो वैसे ही उनसे तो सबसे प्रोडक्टिव लोगों ने उन्हीं 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 की पिटाई करते दिखलाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमायनी इस बातचीत के लिए, और इस समझ के लिए जो जिसको लेकर सबसे ज़्यादा शायद बिहार चुनाव के नतीजों में जो सबसे ज़्यादा जो उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग बात है, वो शायद महिलाओं के वोट को लेकर ही की जा रही है। तो उस पे जो उसको नहीं, अंतिम लाइन हमारे सर पे ठीकरा ना फोड़ा जाए इस हाथ। नहीं नहीं, उन पे सर वो आप ठीकरा मान रही हैं, पर वो तो सेहरा भर रहे हैं कि सेहरा है इनके सिर पे जो है वो सरकार को बनाने को। हाँ, तो ये नहीं कि महिलाओं ने आपको वोट नहीं किया, पर महिलाओं ने क्योंकि उनको वोट दिया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सारा सेहरा जो है, जैसे कि उन्होंने जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे भी किया था। तो पर ये इस समझ के लिए, उस थोड़ा धुंध को थोड़ा सा हटाने के लिए और उसकी सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी बात करते रहेंगे। मेरे ख्याल से बिहार अगले 5 साल भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है पूरे देश के लिए, जैसे कि इस चुनाव के साथ हुआ है। और जो बिहार में हुआ है वो अब हम देश के बाकी हिस्सों में भी होता हुआ देखेंगे।
और तो उसके बारे में लगातार हम लोग अपनी निगाह बना के रखें। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अगर आपकी बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। और अगर आप बिहार पे बात कर रहे हैं तो शायद ये बातचीत जो कामायनी कह रही हैं उसको लोगों तक पहुंचाइए, जो जो लोग इसको उस पे बहस में पड़े हुए हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।